शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता। नमस्कार, कक्षा 11वीं फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज से हम लोग कक्षा 11वीं की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहले अध्याय देखेंगे कि कितने अध्याय हमारे सिलेबस में हैं और हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, और इसमें हम लोग नोट्स भी बनाएंगे और उसको समझेंगे भी। तो इसको हम कह सकते हैं नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप समझ भी सकते हैं और नोट्स भी कॉपी कर सकते हैं। तो आइए हम पहले अध्याय देख लेते हैं, कितने अध्याय हैं और कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। यहाँ से हम देखें, अध्याय 1 हमारा भौतिकी संसार है। इसको मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये आपको बुक से लिखना है क्योंकि ये ज़्यादा थ्योरिकल है और बहुत ही सिंपल है। आप समझने में भी, ये पढ़ने से समझ में आ जाता है। तो हम लोग अपनी स्टडी शुरू करेंगे अध्याय 2 से, जिसका नाम है इकाई एवं मापन। इसके बाद अध्याय 3 जो है वो है सरल रेखा में गति। अध्याय 4 समतल में गति। अध्याय 5 गति के नियम। अध्याय 6 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण। अध्याय 9 ठोस के यांत्रिकी गुण। अध्याय 10 तरलों के यांत्रिकी गुण। अध्याय 11 द्रव के तापीय गुण। अध्याय 12 ऊष्मा गतिकी। अध्याय 13 गैसों का अणुगति सिद्धांत। अध्याय 14 दोलन। अध्याय 15 तरंग गति। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अध्याय 15 हैं जो हमें करने हैं, और यहाँ से आप नोट्स और समझने दोनों का फ़ायदा लेंगे और साथ ही साथ इनको आप घर पर याद भी करते जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से अध्याय 2 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 हम लोग छोड़ रहे हैं। अध्याय 1 में आपको बुक से ही पढ़ना है, तो अध्याय 2 से समझने लायक है। तो चलिए अध्याय 2 शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 शुरू करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है रफ पेज रखा हुआ है और इसके नीचे नोट्स लिखे हुए हैं। तो रफ जो पेज है इसका उपयोग हम लोग समझने के लिए करेंगे और इसके नीचे नोट्स रखे हैं, तो नोट्स को हम फिर देखते जाएंगे ये किस तरीके से उस पर डिपेंड करता है और आपको याद होता है। और साथ ही साथ हमारे अध्याय 2 का जो नाम है वो है इकाई एवं मापन। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें इकाई एवं मापन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझने पर ज़्यादा जोर देंगे और उसके साथ ही हम लोग नोट्स बाद में देखेंगे। तो आपको थोड़ा धीरज रखना होगा और समझना भी होगा, क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो ही आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मापन की आवश्यकता ही क्यों है। तो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो मापन की आवश्यकता क्यों है, इसको समझ लेते हैं। मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जैसे यहाँ पर यदि हम समझें, यहाँ पर एक लाइन मैंने खींची और उसके बाद मैंने एक लाइन और खींची। आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइन खींची हुई हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि कौन सी लाइन बड़ी है, तो आप कहेंगे ये वाली लाइन बड़ी है। या मैंने आपसे पूछा कौन सी लाइन छोटी है, तो आप कहेंगे ऊपर वाली जो लाइन है वो छोटी है। लेकिन कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है ये आप नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। जैसे मैंने आपके हाथ में एक छोटा पत्थर रखा, उसके बाद मैंने एक आपके हाथ में बड़ा पत्थर रखा। अब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा पत्थर भारी था, तो आपने कहा बड़ा पत्थर भारी था। लेकिन मैंने आपसे यदि पूछा कि कितना भारी था, तो आप थोड़ा सोचने लगेंगे कि कितना मतलब क्या, क्योंकि आपको मात्रक पता नहीं है। इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। हमें चीज़ों को नापने के लिए ही मापन की आवश्यकता पड़ी। तो यदि मापन की आवश्यकता क्यों है, तो इसका आंसर है क्योंकि हमें चीज़ों की सही सही वैल्यू पता होनी चाहिए, उनका सही सही मान पता होनी चाहिए, इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए नीड ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद
हम भौतिक राशि के बारे में जान लेते हैं। भौतिक राशि जो होती है, ऐसी राशि होती हैं जिनकी हम माप कर सकें, जिन्हें हम नाप सकें, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ये सब बाकी होती हैं। तो जिनको हम नाप सकते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। तो आपको ध्यान रखना है, भौतिक राशियाँ क्या हैं, जिनकी माप की जा सके, जिन्हें मापा जा सके, मापा जा सके, इन्हें हम बोलते हैं भौतिक राशियाँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी और मापन आखिर क्यों जरूरी है। इसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन इसका ले सकते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। तो अब हम लोग नोट्स से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मापन से क्या अभिप्राय है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मापन से क्या अभिप्राय है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मापन की जो डेफिनेशन है, एक अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। एक अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना। तो यहाँ पर जो लिखा है ज्ञात स्थिर मानक राशि, तो ये क्या है, तो इसे हम मात्रक बोलते हैं। मात्रक, मात्रक उसी कोई भी लंबाई का, मान के चलिए द्रव्यमान का, अलग अलग हमने मात्रक बनाए हुए हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे मान के चलिए लंबाई का एक अनिश्चित मात्रक माना मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर। तो अब हमने एक अज्ञात राशि ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई, और ये क्या है, अज्ञात राशि, और ये क्या है, ज्ञात राशि। तो हम अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करेंगे। अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना। तुलना करना, जैसे 1 मीटर है तो हमने इसको यहाँ पर लगाया, तो ये यहाँ पर 4 बार हमने नापा, तब इस लंबाई को नाप पाया। इसका मतलब है कि ये जो मात्रक है ये 4 बार इसके बराबर है, तो इसकी लंबाई 4 मीटर होगी। तो जो मात्रक होता है ये ज्ञात होता है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है, और ये स्थिर होता है। स्थिर का मतलब समझ गए ना आप, स्थिर का मतलब ये बदलता नहीं है, ना ही इस पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। ये भी हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं मात्रक की विशेषताओं में। तो आपको याद करने के लिए यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, अज्ञात राशि की ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन। तो मापन क्या कहलाता है, अज्ञात राशि की ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना ही मापन कहलाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मात्रक किसे कहते हैं, और इसके बाद है किसी मात्रक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मात्रक किसे कहते हैं और किसी मात्रक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो मात्रक के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और मात्रक क्या होता है, किसी भी राशि का, जैसे भौतिक राशि, जैसे लंबाई की बात करें हम लोग, तो लंबाई का हमने एक मात्रक बना लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम 1 मीटर मानेंगे, 1 मीटर। तो ये लंबाई का मात्रक कहलाएगा। अगर हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को 1 सेंटीमीटर मानेंगे, तो ये भी एक मात्रक ही होता है। अब ये मात्रक भी कई प्रकार के होते हैं, एसआई पद्धति में अलग होता है, सीजीएस पद्धति में अलग होते हैं, जिनको भी हम आगे धीरे धीरे करके स्टडी करने वाले हैं। तो लंबाई का एक मात्रक है, तो मात्रक ये है, तो इसे ही मात्रक कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित मान, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है किसी भौतिक राशि को, और ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है, और मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है, तो ये क्या है, एक भौतिक राशि। तो लंबाई हो गया, और भी हो सकता है, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान से हम वजन तौलते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, समय नापा जाता है। जैसे द्रव्यमान को हमने एक छोटा सा वजन ले लिया और इसको हमने नाम दे दिया 1 kg। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब क्या है, भौतिक
राशियाँ। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, यानी कि लंबाई को नापने के लिए, द्रव्यमान को नापने के लिए, तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण, तो इस राशि का एक निश्चित परिमाण माना हमने 1 मीटर, इस राशि का एक निश्चित परिमाण माना 1 किलोग्राम, जैसे द्रव्यमान का एक निश्चित परिमाण हमने क्या माना 1 किलोग्राम, लंबाई का एक निश्चित परिमाण क्या माना 1 मीटर। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण, उस राशि के एक निश्चित परिमाण को, तो ये क्या है एक निश्चित परिमाण, तो निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। इसको क्या मानते हैं हम लोग, मानक मान लिया जाता है। और इस मानक को ही क्या कहते हैं, उस राशि का मात्रक कहते हैं। इस जो मानक है इसी को ही इस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक। तो यहाँ पर हमें याद भी हो जाता है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण लिया जाता है और वो जो निश्चित परिमाण है उसको मानक मान लिया जाता है और इस मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक। तो 3 स्टेप में ये याद हो जाता है। फिर से देख लीजिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस भौतिक राशि का निश्चित परिमाण लिया जाता है। क्या लिया जाता है, निश्चित परिमाण, और उस निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उस मानक को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो ये होता है मात्रक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या विशेषताएं होती हैं या गुण होते हैं। तो मात्रक के गुण होते हैं। तो आइए मात्रक के कुछ गुण देख लेते हैं। मात्रक हमने अभी माना जैसे 1 मीटर ये मात्रक ही है, और या 1 किलोग्राम या 1 kg, जैसे ये हो गया 1 मीटर 1 m, 1 kg 1 किलोग्राम। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे 1 kg, तो मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। सर्वमान्य यानी सभी इसे मानना चाहिए, सभी सहमत होने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश विदेश में। जैसे अगर हम लोग बात करें इंडिया की, भारत की, भारत में भी 1 मीटर उतना ही होना चाहिए जितना कि जर्मनी, स्पेन, पाकिस्तान, अमेरिका हर जगह हो। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो मात्रक है, ये मात्रक ये 1 kg 1 मीटर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए, यानी सभी देशों में इसकी वही वैल्यू होनी चाहिए जितनी कि भारत में है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय आपको समझ में आता है, विभिन्न देशों में सभी जगह ये कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य, मतलब सभी जगह इसका उपयोग किया जाना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। सेकंड है मात्रक के गुण में, मात्रक में समय और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठंड में मात्रक 1 मीटर इतना होता है और गर्मियों में फैल के थोड़ा सा बड़ा हो जाए। इससे क्या होगा, मापन में त्रुटि आ जाएगी, मापन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए मात्रक जो है, मात्रक में समय और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपको याद रखना, समय और मौसम, समय का भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 साल बाद मात्रक की लंबाई बढ़ जाए या 2 साल बाद और बढ़ जाए, तो फिर ऐसे में तो प्रॉब्लम हो जाएगी और कोई भी चीज़ जो है वो सही तरीके से नहीं नापी जा सकती। तो मात्रक में समय और मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्टेप था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। दूसरा है मात्रक में समय और मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा है मात्रक का आकार उचित होना चाहिए। उचित का मतलब होता है मात्रक ना तो ज़्यादा बड़े आकार का होना चाहिए और ना ही छोटे आकार का, बहुत ही छोटे। तो मात्रक ऐसा होना चाहिए जिसे सुविधा अनुसार इधर उधर ले जाया जा सके और उसका आकार ऐसा होना चाहिए कि मापने में सुविधा हो या मापने में सुविधाजनक हो। तो मात्रक का आकार कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, यानी सही होना चाहिए। ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। मात्रक सही या उचित आकार का होना चाहिए जिसे हम नापने में सुविधा हो। मात्रक का पुनः निर्माण संभव, बिल्कुल सही बात है। मात्रक का निर्माण कैसा होना चाहिए, पुनः निर्माण होना चाहिए, या जिसे पुनः बनाया जा सके, दोबारा बनाया जा सके।
अगर दोबारा इसे नहीं बनाया जा सकेगा तो अन्य लोग जो हैं इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, तो मात्रक को पुनः निर्माण संभव होना चाहिए, मतलब एक से इसी आकार का दूसरा बन जाना चाहिए और इसी से तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारी मात्रक हजारों, लाखों, अरबों बनने चाहिए, ताकि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जो पब्लिक होती है सभी इसका इस्तेमाल कर पाए। तो ये मात्रक के कुछ विशेषताएं होती हैं और ये 4 विशेषताएं आपको याद रखना है। और 5वीं विशेषता भी है और ये है मात्रक पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये भी 5वीं विशेषता बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मात्रक पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मात्रक का साइज या कोई अन्य चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। मात्रक बिल्कुल जैसा भारत में है वैसा ही अन्य जगह पर होना चाहिए। स्थान बदलने से इसमें प्रभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो मापन में त्रुटि आ सकती है। तो ये तो थे अध्याय 2 के कुछ 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न, और यहाँ पर आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसकी कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रारंभ से दिखा देता हूँ। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं अभी से और अपने नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो था पहला क्वेश्चन, तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये है दूसरा क्वेश्चन, तो ये जो दूसरा प्रश्न है यहाँ से आप देख सकते हैं ये मात्रक की परिभाषा, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। और इसके बाद ये है मात्रक के गुण, तो इसको भी आप क्या करोगे यहाँ से लिख लोगे। 4 गुण ये दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5वां ये है। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं और अभी से तैयारी कर सकते हैं 11th के लिए। और यदि आपको सरल लगती है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।